आइडेंटिफिकेशन परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड आपका कौन करवा सकता है? तो आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है, पहले तो यही जान लीजिए। आपका आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है सेक्शन 9 के तहत आपकी वैलिड होती है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन परेड इनमें से कौन करवा सकता है? पुलिस ऑफिसर भी करवा सकता है, मैजिस्ट्रेट भी करवा सकता है और एनी सिटीजन भी करवा सकता है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। तो हु आइडेंटिफिकेशन होती कौन से सेक्शन के तहत है? एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 के तहत। और कौन करवा सकता है? तीनों करवा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन वही आगे अगला क्वेश्चन यही था, तो सेक्शन 9 के तहत होता है। 8 के तहत मोटिव, मोटिव होता है, ठीक है। प्रिपरेशन होती है, प्रीवियस कंडक्ट और आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट को देखा जाता है। और सेक्शन 10 आपका होता है थिंग्स एट कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, और 11 डील करता है आपका प्ली ऑफ एलईबी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका 209 का आंसर क्या है? आपका बी, ठीक है। अब 210 का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज ओनली एन एड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये वाली लाइन आपकी किस सेक्शन में बोली गई थी, ठीक है। ये वाली बात आपकी किस केस में बोली गई थी? ये बोली गई थी आपका सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस मन्नू शर्मा, ठीक है। ये बहुत फेमस केस है, सिद्धार्थ वर्सेस मन्नू शर्मा वाला केस, ठीक है। तो इस बात में बोली थी कि टीआईपी जो होती है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए होती है, वो आपका नॉट बॉर्न आउट ऑफ प्रूडेंस, ये कोई प्रूडेंस क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है? आई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड, ये क्या सब्सटेंटिव प्रीवियस एविडेंस है? ऑब्वियस बात है, नहीं है। अक्यूज शुड नॉट प्रीवियसली नो टू द विटनेस, यस। अक्यूज को मतलब अगर अक्यूज और विटनेस एक दूसरे को पहले जानते हैं तो टीआईपी की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इट हेल्प्स द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यस। तो इसमें हमें सिर्फ ये ढूंढना है इनकरेक्ट, तो इसका इनकरेक्ट आंसर है आपका ए, ठीक है। तो 211 का आंसर क्या है आपका? ए। इंडियन एविडेंस एक्ट आइडेंटिफिकेशन इज अ सस्पेक्ट बाय फोटो इज, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट फोटो, मतलब किसी की आइडेंटिफिकेशन करवानी है सस्पेक्टेड फोटो की, ठीक है। तो क्या वो रेलिवेंट है, एडमिसिबल है कोर्ट में? तो आंसर इज यस, वो रेलिवेंट है। टीआईपी सिर्फ ये नहीं होता कि बंदों को इकट्ठे खड़े करके उनकी करवा दिया, टीआईपी किसी की भी हो सकती है, स्टोलन प्रॉपर्टी की टीआईपी हो सकती है, किसी भी चीज की टीआईपी हो सकती है। टीआईपी परेड इज सब्सटेंटिव, कोरोबरेटिव और नो एविडेंस या हेरसे, ये सिर्फ कोरोबरेटिव होता है। कोरोबरेटिव मतलब यानी कि एक फैक्ट को इस फैक्ट टीआईपी को प्रूव करने के लिए दूसरा फैक्ट भी सही है, ठीक है। तो ये आपका एक सब्सटेंटिव नहीं है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एविडेंस नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, ठीक है। नो एविडेंस और हेरसे एविडेंस अलग चीज होती है। अब सेक्शन 6 पहले बात कर लेते हैं, इसमें हम क्या क्या बात करते हैं। सेक्शन 6 कहता है आपका रेसगेस्टे की बात करता है, सेक्शन 9 टीआईपी की बात करता है, सेक्शन 11 आपका प्ली ऑफ एलईबी की बात करता है, 27 बात करता है कि अक्यूज ने कोई आपका डिक्लेरेशन दी हो, ठीक है, अक्यूज की बात से कोई आपकी आइडेंटिफिकेशन हुई हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अक्यूज पर्सन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दैट, बच्चों वाला आंसर है बी। आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स आर प्रोवाइड अंडर दिस सेक्शन 9, ठीक है, 215 का 9। 7 बात करता है आपका सीईओ की, कॉज इफेक्ट ओकेजन्स की। 8 बात करता है आपका मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस कंडक्ट की बात करता है, चाहे वो प्रीवियस हो चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, कांड होने से पहले या कांड होने के बाद वाला कंडक्ट हो। 11 बात करता है आपका प्ली ऑफ एलिबाई की, और सेक्शन 9 बात करता है आपका टीआईपी की, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे डी है। रूल ऑफ रूल रिलेशन टू आइडेंटिफिकेशन परेड कंटेनिंग इन विच ऑफ सेक्शन, कितनी बार बोर कर दिया, सेक्शन 9, ठीक है। 19 बात करता है आपका, 19 बात करता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड, मतलब किसकी पोजीशन उसकी प्रूव्ड होनी चाहिए। सेक्शन 29 बात करता है कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट बिकम इररेलेवेंट बिकॉज प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, ठीक है। मतलब कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट बिकम इररेलेवेंट, अगर मतलब कोई सीक्रेसी, ठीक है, कोई ड्रंक में कुछ ऐसे करके कन्फेशन हुआ है तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। और सेक्शन 39 बात करता है आपका कि व्हाट एविडेंस टू बी गिवन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट कॉन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट्स, मतलब कौन सी चीज आपका स्टेटमेंट में दी जाती है, ठीक है। तो ये उसकी बात करता है। अब इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन परेड, इनमें से कौन सा आपका इंपॉर्टेंट केस है आइडेंटिफिकेशन का परेड का? तो इससे पहले वाला जो हमने केस पढ़ा था वो था सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस मनु शर्मा वाला केस था, ठीक है। ये तो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन परेड, इससे ये क्या केस है? ये केस है आपका, इससे इसका इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट केस है? रामनाथ स्टेट वर्सेस तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट केस है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस एडमिसिबल इन एविडेंस विच ऑफ द सेक्शन 6 में आपका टीआईपी सॉरी 6 में आपका रेसगेस्टे की बात करी है, 7 में आपका सीईओ की बात करी गई है, 8 में आपका मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट की बात करी गई है और 9 में आपका
टीआईपी की बात करिए। बेसिकली टीआईपी 9 सिर्फ टीआईपी की बात नहीं करता, ये बात करता है इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स, मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनका इंट्रोडक्शन और नेसेसरी होता है कि उसके फैक्ट की एक्सप्लेन और इंट्रोडक्शन दे जाए, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन भी आता है। ठीक है, तो इसका 218 का आंसर क्या है आपका? डी। इन द इंश्योर फेयरनेस एंड एक्यूरेसी इन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड रिक्वायरमेंट इज, अगर एक टीआईपी को रिक्वायर क्या है? परेडिंग पर्सन सेम सोशल स्टेटस, परेडिंग पर्सन का एक सोशल स्टेटस होना चाहिए, परेडिंग पर्सन सम और सेम और सिमिलर फिजिकल अपीयरेंस, ये होना बहुत जरूरी है, परेड डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑल विटनेस साइमल्टेनियसली, बी वाला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका बी है, कि मतलब जितने भी आपके खड़े हुए हैं, ये ए बी सी डी, जितने भी बंदे खड़े हुए हैं परेड में, ये सब एक जैसे दिखने होने चाहिए, मतलब इनकी फिजिकल अपीयरेंस एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, under IP evidence act the fact that identification phrase is relevant in, अब सिंपल सी बात है किसमें है? ठीक है, वो आपका सेक्शन 9 में, तो यानी कि इसका आंसर सी है। 6 में रेसगेस्टी की बात करी है, 8 में आपका मोटिव प्रिपरेशन की बात करी गई है, 9 में आपका टीआईपी की बात करी गई है, 11 में आपका प्ली ऑफ एलिबाई की बात करी गई है। ठीक है, टीआईपी अंडर सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट शुड बी टेकन हुम, अब यहाँ पर किसके द्वारा हो सकती है? मैजिस्ट्रेट के द्वारा भी हो सकती है, पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा भी हो सकती है, पर्सन के थ्रू भी हो सकती है, एनी पर्सन के थ्रू भी हो सकती है, और डी एनी ऑल द अबव के हिसाब से भी हो सकती है। तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, इसका आंसर है ऑल द अबव। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर अंडर डायरेक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट on complaint A alleging criminal misappropriation of this diamond ring by B, produce invoice in सिंपल सी बात है, एक इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अब पुलिस ऑफिसर ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन कंप्लेनेंट को कहा alleging क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ हिज डायमंड रिंग, उसकी मतलब यानी कि डायमंड का डायमंड के रिंग का मिसअप्रोप्रिएट हो गया था, यानी कि इंग्लेस करी गई थी। ए प्रोड्यूस इनवॉइसेस, ए ने आपका इनवॉइसेस प्रोड्यूस करे, किससे रिलेटेड? वो डायमंड की रिंग से रिलेटेड। द इनवॉइसेस इज फाउंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू बी फैब्रिकेटेड, और पाया गया कि जो आपका जो इनवॉइसेस है वो फैब्रिकेटेड है, झूठे हैं, यानी कि जो आपका डायमंड रिंग से रिलेटेड जो उसमें दस्तावेज बनवाए थे वो झूठे थे। ऑन द क्लोजर रिपोर्ट द मैजिस्ट्रेट टुक द कॉग्निजेंस एंड समन ए टू फेस द ट्रायल एंड द चार्ज of fabricating false evidence. The content of AR document invoice was not given in a judicial proceeding. दिए जा सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। The police officer not made up complainant, अब पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट बना सकता है यहाँ पर इस केस में। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए करेक्ट, बोथ ए आर इनकरेक्ट। अब देखा जाए तो ये दोनों आपकी स्टेटमेंट गलत है। द डॉक्यूमेंट वाज नॉट, एक डॉक्यूमेंट को बनाया जा सकता है पर यहाँ लिखा नहीं बनाया जा सकता, तो ये वाली ए वाली स्टेटमेंट गलत है। और पुलिस वाले को कंप्लेनेंट नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पर आपका जो कंप्लेनेंट बनेगी पर्जरी की होगी, 340 सीआरपीसी के तहत होगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, तो यहाँ पर गलत की बात करी गई है, हमें गलत वाज ए वाली अगर ठीक होती अगर वो नॉट वर्ड ना लिखा होता। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। The Indian Evidence Act declares that anything said, done, or written by any one of conspirators is relevant to the proof if was common intention, in furtherance of common intention, pursuance of their common intention। तो इसका आंसर होगा आपका 223 का प्रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, तो यानी कि बी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रेलिवेंसी एविडेंस टू प्रूफ कॉन्स्पिरेसी, आपका हमें इसमें से गलत बताना है, नॉट करेक्ट, इसमें से जो भी बात दी है कौन सी गलत है? There must be reasonable ground to believe that two or more person have entered into a conspiracy, reasonable ground होना चाहिए। Act in question must have, हमें not correct ढूंढना है। The act have been done in the reference of their common intention, it cannot be useful in the favor of the party, तो इसमें आपका आंसर है ये डी। डी क्यों है? अब वो देखिए, it can also be used in favor of the other party for the purpose of showing that there a person was no or party of a conspiracy, यानी कि देखो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड जो भी एविडेंस मिलेंगे वो एक दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ ही यूज करे जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी यूज करे जाएगा जो कॉन्स्पिरेटर नहीं है, तो उसके खिलाफ तो यूज कर ही नहीं जा सकता सेक्शन 10। ठीक है, तो उसके खिलाफ थोड़ी ना यूज करा जाएगा। द एविडेंस रिलेटेड टू कॉन्स्पिरेसी इज, अब एविडेंस क्या जरूरी है? कॉमन मोटिव होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन देखो पहला कह रहा है कॉमन मोटिव ऑफ द कॉन्स्पिरेटर एंड एक्ट इन द परसुएंस ऑफ इन फर्दरेंस ऑफ, तो इनमें से आपका कॉमन मोटिव ऑफ द कॉन्स्पिरेटर एंड द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस, तो इसमें से आपका सी होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, इसका आंसर होगा आपका सी। हाँ बिल्कुल सही, सी है इसका आंसर।
इसका मुझे भी चेक करना पड़ा था एक बार, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूज। तो इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि कॉमन इंटेंशन कॉन्स्पिरेटर्स की एक साथ होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10, इनमें से सेक्शन 10 में कौन सी बात आपकी सही है, कही गई है। Those facts are introductory in nature, those facts help to certain identification, those facts influence of confidence can be traced। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका डी। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स जो आपका कॉन्स्पिरेटर्स की आइडेंटिफिकेशन को अनुमान लगाया जाए। ठीक है, थिंग सेट डन बाय द कॉन्स्पिरेटर, रेफरेंस द कॉमन डिजाइन, सेक्शन 10 बात करता है। सेक्शन 11 आपका क्लियर अलीबाई की बात करता है। सेक्शन 13 बात करता है आपका कि फैक्ट कस्टम्स एंड कस्टम रिलेटेड से बात करता है, और 12 बात करता है आपका कि जब अनलिक्विफाइड डैमेजेस से रिलेटेड बात हो। अब एजेंसी, एजेंसी आपका किससे रिलेटेड बात करता है। एजेंसी बात करता है आपका सेक्शन 10, सेक्शन 10 आपका एजेंसी की बात करता है कि ग्रुप की बात कर रहा है, तो एजेंसी ये 10 में बात कर रहा है। 7 में तो सीईओ की बात करता है, 8 में आपका मोटिव प्रिपरेशन की बात करता है, 9 में टीआईपी की बात करता है, तो एजेंसी आपका 10 में बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है, डी। ए इज अक्यूज ऑफ वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें सिंपल, ये पुराना वैसे इसका कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसमें सिंपल सी बात है कि आपका फ्रेमिंग सेम ट्रांजेक्शन से आ रहा है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसमें हमें मैच करने हैं फॉलोइंग थिंग्स को। तो बर्डन ऑफ प्रूफ बात करता है आपका 101, तो ए का तो 3 हो गया। प्राइमरी एविडेंस बात करता है आपका, कंप्लाइंस वाली बात करता है आपका 2। ठीक है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की बात करता है आपका 75, प्राइमरी एविडेंस की बात करता है 62, तो यानी कि 4 3 4 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट टू बिलीविंग दैट ए हैज जॉइंटली कॉन्स्पिरेसी, अब एक रीजनेबल ग्राउंड है कि ए ने जॉइंटली कॉन्स्पिरेसी करा है वेजिंग ऑफ वॉर ऑफ इंडिया, बट ही ओनली बी had procured arms, पर वो सिर्फ procured arm लेकर एक्सप्लोसिव रखकर गया था, इन पाकिस्तान से लेकर आया था, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट, अब इसमें से हमें नॉट रेलिवेंट देखना है जो नीचे दिए गए हैं। सी कलेक्टेड मनी इन कलकत्ता फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब उसने सी ने पैसा कलकत्ता से कलेक्ट किया। ठीक है, क्या ये चीज है, आंसर है यस। डी है परसुएटेड पर्सन टू ज्वाइन कॉन्स्पिरेसी इन मुंबई, डी भी ज्वाइन करने वाला था। ठीक है, ए यूटिलाइज एक्सप्लोसिव टू ब्लो अप द पार्लियामेंट हाउस बट द अटेम्प्ट प्रोवाइड अनसक्सेसफुल, ये भी है। ए आफ्टर द अटेम्प्ट ऑफ ड्रॉ, ए आफ्टर अटेम्प्ट, ए आफ्टर द अटेम्प्ट, ए आफ्टर द अटेम्प्ट ए wrote a letter to B asking him supply explosive again। अब यहाँ पर क्या है, ये चीज आपका रेलिवेंट नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर रेलिवेंट, क्योंकि ये चीज उससे कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर उन दोनों की कॉन्स्पिरेसी को नहीं जोड़ रहा। ठीक है, इनकी कॉन्स्पिरेसी को नहीं जोड़ रहा, कॉन्स्पिरेसी को कोई जो वर्ड जोड़ रहा हो तो वो चीज है, तो यहाँ पर डी आपका ये गलत है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या है, डी। A and B jointly tried for a murder of C. Confession of B recorded long after the murder alleged committed in pursuance of conspiracy would be। अब ये रेलिवेंट है, आंसर इज यस, रेलिवेंट है, सेक्शन 10 के तहत भी रेलिवेंट है और 30 के तहत, 30 बात करते हैं कोई एक्यूज का माना जाएगा, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, तो 232 का आंसर आपका, सॉरी इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर सी है। ठीक है, मेरे से गलती हो गई। ए एंड बी आर ज्वाइंटली, ए एंड बी आर ज्वाइंटली ने दोनों ने मिलकर मर्डर करने की कोशिश करी सी का। कन्फेशन बी रिकॉर्डेड, तो ये 30 में रेलिवेंट होगा, सी से रेलिवेंट नहीं होगा। तो ये अब बी ने इस ए के खिलाफ कुछ बोला, ए ने बी के खिलाफ कुछ बोला, वो आपका सेक्शन 30 के तहत रेलिवेंट होगा, ना कि आपका सेक्शन 10 के तहत। कन्फेशन में भी रिकॉर्डेड, कन्फेशन में भी रिकॉर्डेड कौन कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हमेशा कन्फेशन याद रखिएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट विदाउट जुडिक्शन, यानी कि आपका जुडिक्शन हो या ना हो। ठीक है, आपका जिस मजिस्ट्रेट को जुडिक्शन है भी या नहीं भी है वो भी रिकॉर्ड कर सकता है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, अंडर एविडेंस एक्ट एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय कॉन्स्पिरेटर व्हेन द कॉन्स्पिरेसी इज अफुट इज रेलेवेंट अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर ऑन द बेसिस ऑफ, अब इनकी किसके हिसाब से होता है, तो एजेंसी के हिसाब से होता है। ठीक है, एजेंसी का रोल इसमें होता है, तो इसमें आपका सी है। 235 ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, ए जो है वो अक्यूज किसका है, मर्डर ऑफ बी का, बाय पिस्टल एलेज ऑन 15 सितंबर एट देहरादून। ए मेक्स अ स्टेटमेंट दैट 15 सितंबर ही वाज एट लखनऊ नॉट एट देहरादून, वो कह रहा है कि मैं आपका लखनऊ वाज एट लखनऊ में था, देहरादून में था जहाँ कांड हुआ। ये क्या है, उसकी ये स्टेटमेंट मानी जाएगी, आंसर है आपका इसका बी।
11 में मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या डिफेंस ले रहा है, प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है, यानी कि जब कांड हुआ मैं तो वहां था ही नहीं। ठीक है। 9 आपका टीआईपी और आइडेंटिफिकेशन की बात करता है। 14 बात करता है आपका कि फैक्ट शोइंग द स्टेट ऑफ माइंड वेरीफाइज ये सब, और 8 आपका मोटिव और प्रिपरेशन। प्ली ऑफ एलिबाई आपका कौन सा बात करता है, सेक्शन 11 बात करता है। Fact not otherwise relevant become relevant if they are inconsistent, make a highly probable improbable fact in issue are relevant। अब देखो फैक्ट बिकम इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे फैक्ट जो इनकंसिस्टेंट है पर एक हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल फैक्ट से बन जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात बता रहा है, आपका सेक्शन 11 से रिलेटेड बता रहा है। इतनी मुश्किल इतनी आसान बात को कितना मुश्किल करके बता रहा है ये, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या है 2007 का बी, ठीक है। 11 कैन नॉट बी रेलिवेंट। नेक्स्ट सेक्शन है टीआईपी से बात करें, सेक्शन 7 आपका बात करता है सीईओ से, ठीक है। एलिबाई, एलिबाई सीईओ का मतलब होता है कॉज इफेक्ट ओकेशन, आप वो सीईओ मत समझ लेना। एलिबाई जो है वो क्या आपका सेक्शन 11 इज डिसाइडेड इन, एलिबाई कैसे डिसाइड है, प्रिपॉन्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे डिसाइड होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से क्लियर होता है। देखो प्रिपॉन्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का मतलब है यानी कि अगर कोई 1 2 3 4 प्रूफ लेकर आए, 3 प्रूफ कर दो, चौथा प्रूफ नहीं कर पाए, तब भी आपके केस आपके फैसले में चला जाएगा। और रीजनेबल डाउट का मतलब होता है कि 1 2 3 4 ये सीरीज ऑफ चेंज चल रही है, अगर आप मान लो दो प्रूफ कर दिए, 3 प्रूफ कर दिए, चौथा प्रूफ नहीं कर पाए, तो आप केस हार गए, प्रोसिक्यूशन केस हार गया और आपका डिफेंस हो गया। तो जो भी प्ली ऑफ एलिबाई, पहली बात तो कौन डिफेंस लेगा, अक्यूज के लिए डिफेंस है, ठीक है, अक्यूज के लिए डिफेंस है ये। और डिफेंस जब वो लेगा तो इसका आपका कैसे वो प्रूफ करेगा, आपका प्रिपॉन्डेंस ऑफ हायर प्रोबेबिलिटीज एंड प्रोबेबल एज बियॉन्ड द रीजन, यानी कि प्रिपॉन्डेंस ऑफ हायर प्रोबेबिलिटीज के बेस पे करेगा एज वेल एज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। इम्प्रॉबेबिलिटीज जो बताएगा वो आपका बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से बताएगा, और प्रूफ वो करेगा हायर प्रोबेबिलिटी, मतलब जो सबूत लेकर आएगा वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे लाएगा, और एक्सप्लेनेशन जो देगा वो इम्प्रॉबेबिलिटी के बेस पे देगा। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। प्ली ऑफ एलिबाई आपका किस में बताया गया, सेक्शन 11 में बताया गया, तो इसका आंसर सी है। The question आपका the question is whether a committed a murder of person on a particular day at Kolkata, on the that day it was Rahul, क्या ये relevant है, is relevant, yes it is a relevant। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 241 का A, ठीक है, इसका आंसर है A। Which of the following section of the Indian Evidence Act provided the provision related to plea of alibi, D, ठीक है। The plea of alibi established by accused, ठीक है, इधर by prosecution और by accused। तो 243 का आंसर है आपका एक्यूज, क्योंकि ये एक्यूज के लिए डिफेंस होता है, ठीक है, तो इसका आंसर बी है। 244 कह रहा है आपका विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एप्ली ऑफ लेवल ले डाउन, अरे सिंपल सी बात है, बच्चा ही बता देगा यार, अब तो डी है इसका आंसर, ठीक है। 7 बात आपका सीईओ की करता है, कॉज इफेक्ट और ओकेजन की बात करता है। 26 आपका बात करता है कि कन्फेशन बाय अक्यूज व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट बी टू बी प्रूफ अगेंस्ट हिम, मतलब अगर भैया कन्फेशन पुलिस की कस्टडी में हुआ तो उसके खिलाफ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। 49 आपका बात करता है कि ओपिनियन और यूसेज ऑफ टेनेंट्स एंड उससे ओपिनियन से बात करता है, और 11 तो आपको बता ही दिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है डी 244 का। The plea of can succeed in only if it is shown that the accused was so far away the relevant time he could not be present at the place or where the crime was committed. The Supreme Court India in the observation referring the plea of alibi। देखो इसका मतलब क्या है, the plea can succeed only if it is shown, ये plea जो है कौन सी प्ली ऑफ एलिबाई की बात कर रहा है ये, ठीक है, कि समवेयर एल्स था, मैं कहीं और था, ये तभी मानी जाएगी जब अक्यूज वाज सो फार, जब अक्यूज सो फार है मतलब काफी दूर है, ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, जब वो अक्यूज दूर है, ठीक है, रेलिवेंट टाइम, और वो रेलिवेंट टाइम में ही कुड नॉट बी प्रेजेंट एट द प्लेस, जब वो कुड नॉट प्रेजेंट है। देखो प्ली ऑफ एलिबाई का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि अक्यूज इतनी दूर है, ठीक है, किससे, आपका कांड होने से या विक्टिम से, कि वो आपका ही कुड नॉट प्रेजेंट एट दैट एट प्लेस, वो उस जगह पे पहुंच ही नहीं सकता था, ठीक है। ये चीज प्रूफ करनी है कि उसको कि भैया मैं तो इतनी दूर था, मैं पहुंच ही नहीं सकता था। मान लो वो शादरा रहता था और शादरा में एक जगह है आपका गोरख पार्क, ठीक है, तो यहाँ पर वो पहुंच सकता है, तो यहाँ पर प्ली ऑफ एलिबाई लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि जैसा आप अपनी जजमेंट में लिखवा देंगे कि भैया ज्यादा दूर नहीं है, कोई 5-7 मिनट में पहुंच सकता था, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर द मर्डर ऑफ वाई एक्स वाज कमिटेड बाय, द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन उठता है कि एक्स वाज कमिटेड मर्डर ऑफ वाई, क्या एक्स ने वाई का मर्डर करा, फैक्ट दैट वाई प्रोड्यूस एन एडमिशन स्लिप ऑफ हॉस्पिटल, वाई ने क्या करा, एक प्रोड्यूस करी एडमिशन स्लिप ऑफ हॉस्पिटल की, इंडिकेटिंग डिस्क्लोजर ऑफ हिज हिप बोन, उसने दिखाया कि उसकी जो पीछे की बोन थी, बैक की बोन थी, वो हिल गई थी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एलिगेशन मर्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोविजन ऑफ द, इससे रिलेटेड वो यहाँ पर कह रहा है कि भैया जब कांड हुआ तो मैं तो वहां था ही नहीं,
तो आपका इससे रिलेटेड जो सेक्शन डील करता है वो डील करता है आपका डी, यानी कि 11, 6 रेस गेस्टे, 9 टीआईपी, 10 कॉन्स्पिरेसी और 11 आपका प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, विच अंडर विच ऑफ द फैक्ट नॉट अदरवाइज बिकम रेलिवेंट आर प्रोवाइडेड। ऑब्वियस बात है बी है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि वो इसकी बात कर रहा है, सेक्शन 11 की बात कर रहा है। एक मिनट, अब आता है 248 क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट लखनऊ ऑन अ सर्टेन डे, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट दिल्ली। मतलब क्वेश्चन उठता है क्या ए ने मर्डर करा है आपका, ए ने कमिटेड अ क्राइम, क्या लखनऊ में कांड करा, ए ने कांड करा है आपका लखनऊ में ऑन अ सर्टेन डे, उस दिन 1 जनवरी मान लो। द फैक्ट दैट इफेक्ट आता है कि ए वाज एट दिल्ली, ए वाज दिल्ली में था, इज रेलेवेंट फैक्ट। यस, कौन से तहत का, सी के तहत, यानी कि 11 के तहत। ठीक है, 12 क्या बात करता है आपका, 12 बात करता है कि अगर अनलिक्विफाइड डैमेजेस से रिलेटेड कोई है तो उससे रिलेटेड डील करता है। इन विच ऑफ द केस फॉलोइंग केस dying declaration was recorded by the magistrate but was not signed by the declarant but it which was not, मतलब यानी कि मैजिस्ट्रेट ने तो रिकॉर्ड करा था पर उसको साइन नहीं करा था। तो ये चीज किस केस में हुई थी, ये हुई थी आपका स्टेट वर्सेस यूपी शिशिपाल सिंह में हुई थी। इन विच केस इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया था, डाइंग डिक्लेरेशन इस बेस पर रिजेक्ट कर दिया था। विच वॉज रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट, की मतलब रिकॉर्ड तो मैजिस्ट्रेट ने करा है बट विच वॉज नॉट बाय सेंट डेक्लेरेंट, डेक्लेरेंट ने आपका उस पर साइन नहीं करा था। ठीक है, तो इसलिए वो आपका रिजेक्ट हो गया था। अलीबाई इज गवर्न अंडर विच सेक्शन, अलीबाई किस सेक्शन के गवर्न होता है आपका 11 के तहत होता है, 9 के तहत टीआईपी, 12 के तहत अनलिक्विफाइड डैमेजेस से रिलेटेड, 10 कॉन्स्पिरेसी। The section of the Evidence Act is a residuary section dealing with the relevancy of fact। इनमें से कौन सी चीज आपका रेजिडुअरी से डील करती है। ठीक है, इसका तो मुझे भी नहीं पता सही से, इसका आंसर एक मिनट चेक करना पड़ेगा। हाँ, रेजिडुअरी प्ली ऑफ एलिबाई। हाँ अच्छा, सेक्शन 11 जो है वो आपका रेजिडुअरी से भी डील करता है। ठीक है, तो ये मुझे भी नहीं पता था। सेक्शन 12 जो है वो आपका अनलिक्विड डैमेजेस से डील करता है। सेक्शन 13 जो है वो आपका कस्टम एंड रिलीजियस से बात करता है। 14 आपका बात करता है कि एक्सीडेंट हुआ, स्टेट ऑफ माइंड्स की बात करता है। देयर इज अ चार्ज अपॉन ए, ए के ऊपर एक चार्ज है, कमिटेड मर्डर एट कलकत्ता, कि इसने मर्डर करा कलकत्ता में। ठीक है, ऑन अ सर्टेन डे ही टेक अ प्ली, इसने प्ली लिया, ऑन दैट डे ही वाज एट लाहौर, उसने कहा कि मैं लाहौर में था। द स्टेटमेंट ए इज रेलिवेंट, क्या उसकी ये स्टेटमेंट रेलिवेंट है, आंसर इज यस रेलिवेंट है। कौन से सेक्शन के तहत, 11 के तहत रेलिवेंट है। ठीक है, इसका आंसर है 252 का सी। फैक्ट विच इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट ऑन द बेसिस ऑफ इन, यार कहाँ गया ये रहा, प्ली ऑफ एलिबाई ए, इसका आंसर ए है। द केस ऑफ द दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू, अब ये केस जो था आपका किससे रिलेटेड था, 254, ये आपका केस था प्ली ऑफ एलिबाई। दूधनाथ वर्सेस पांडे केस किससे रिलेटेड था, प्ली ऑफ एलिबाई से रिलेटेड। अंडर विच ऑफ द सेक्शन एन अक्यूज में प्ली ऑफ एलिबाई, सेक्शन 11 यार। इन विच ऑफ द सेक्शन एविडेंस एक्ट दोस कंडीशन मेंशन व्हेन द फैक्ट नॉट रेलेवेंट आर रेलेवेंट, 11। 256 का आंसर है आपका क्या है, ए। डिफेंस ऑफ एलिबाई इज गवर्नड, अब इसमें वही करेंगे हम जो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंडियन एविडेंस डिफेंस ऑफ एलिबाई ये भी बेकार है। enable a person charges with a crime to take which is commonly called as a alibi कहा जाता है, इसका सी है। क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड क्राइम मुंबई। ठीक है, तो ये वाली बात इसका आंसर है आपका सी। हाँ, तो ये सारे के सारे आपके सेम है। ठीक है, आप आराम से आंसर दे सकते हैं अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी है तो। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड कलकत्ता, ये भी दोबारा देखनी थोड़ा अलग है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड क्राइम एट कलकत्ता, क्या क्वेश्चन उठता है कि क्या ए ने कमिट कराया क्राइम कलकत्ता में ऑन अ सर्टेन डे, फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज लाहौर, इज रेलेवेंट, क्या ये रेलेवेंट है, और ये इट मेक एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट हाई इम्प्रॉबेबल। ठीक है, तो ये आपका 261 जो है तो थोड़ा इसका आंसर सी है। ठीक है, ये अलग है, देखो क्या है, ये इंट्रोडक्टरी फैक्ट नहीं है, प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा, ये एक ऐसा इम्प्रॉबेबल एक्ट है जो हाईली इम्प्रॉबेबल हो सकता है। तो ये आपका आंसर इसका क्या है, सी। ठीक है, पीजीएस में आया था ये। The question is whether A committed a crime at Kolkata on a certain day. In answer of this question, which the following fact is relevant? इनमें से कौन सी बात सही है, A was out that day at Mumbai,
उस दिन आउट था वो मुंबई में, हैबिचुअली गोज टू कोलकाता, या हमें इसमें कौन सी चीज ढूंढनी है, रेलिवेंट ढूंढनी है, ठीक है। तो इसमें ये वाली कौन सी बात रेलिवेंट है कि ये वाज आउट एट बॉम्बे, मतलब जब कांड हुआ तो वो नहीं था, हैबिचुअली वाली बात आपकी नहीं मानी जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, ए। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड, अब क्वेश्चन उठता है कि वेदर ए कमिटेड अ मर्डर ऑफ जेड, क्या ए ने मर्डर करा है जेड का ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अमरावती में, द फैक्ट ऑन दैट डे ए वाज एट दिल्ली, और ये बात आता है कि ए जो था वो दिल्ली में था, ठीक है, और मर्डर कहाँ हुआ, आपका अमरावती में। तो क्या ये रेलिवेंट है, इज रेलिवेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। 263 का आंसर क्या है आपका, ए। अंडर एविडेंस एक्ट डिफेंस ऑफ प्लेयर, सी। वन ऑफ द क्वेश्चन वेदर ए क्राइम वाज कमिटेड ऑन अ सर्टेन डे, यार इनकंसिस्टेंट ऑफ फैक्ट इन इशू, इसका आंसर सी है, ठीक है, सिंपल सी बात है, पढ़ लेना अपने आप यार। द क्वेश्चन कितना रह गया अब, the question is whether A committed a murder of B at Delhi on a certain day। क्वेश्चन उठता है कि अगर सर्टेन डे, तो इसका आंसर भी आपका सी है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। 266 का आंसर क्या है, सी, ठीक है। तो मैं इनके आंसर ही बताता चले जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, अंडर द एविडेंस एक्ट फैक्ट नॉट रेलिवेंट, अगर वो इफ दे आर इनकंसिस्टेंट तो सेकंड सही है, ठीक है, इफ दे मेक एक्सिस्टेंट नॉन एक्सिस्टेंट हाईली इंप्रोपर, तो सेकंड और थर्ड का है, सेकंड और थर्ड है आपका डी में, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो 267 का आंसर क्या है आपका, डी, ठीक है, तो इसका आंसर डी है। दैट्स स्टिपुलेशन ऑफ द फैक्ट एनेबल द कोर्ट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, जब को, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर डैमेजेस नहीं बता पाए तो सेक्शन 12 में, ठीक है, अगर मान लो कोई आपके डैमेजेस नहीं है, क्लियर नहीं है कि कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी, जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें ये नहीं बताया कि बी अगर कोई यह ब्रीच करेगा तो बी कितना पैसा भरेगा, तो ये अनलिक्विफाइड डैमेजेस होता है, तो इसका सेक्शन है 12, ठीक है, डिटेल में हमने अपनी वीडियो में बताया, वीडियो भी तो देखो थोड़ी सी। इसका आंसर लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना होना। विच ऑफ द सेक्शन रूल्स रेड आउट द कस्टम, कस्टम वाली बात करता है आपका सेक्शन 13 बात करता है, ठीक है, तो बी है इसका आंसर, ये सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही है। एनी राइट आपका सेक्शन 13 बात करता है, ठीक है, एक मिनट, 13 बात करता है, इसका आंसर तो वैसे ए है, ठीक है, बट 14 क्या बात करता है, 14 बात करता है आपका कि अगर कोई फैक्ट आपका इंटेंशन को शो करता है, इंटेंशन फैक्ट को, देखो इसे ऐसे याद रखना। 13 बात करता है आपका कि कस्टम से रिलेटेड, 14 बात करता है आपका कि इंटेंशन से रिलेटेड, 15 बात करता है आपका कि एक्सीडेंट कोई कांड हुआ वो एक्सीडेंटली था या इंटेंशनली था, ठीक है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स उसकी बात करता है। अ मैरिज वाज फॉर्मलाइज्ड इन अ जनरल कस्टमर फॉर्म्स, व्हाट इज अ रूल ऑफ द legal wedlock, the custom should be evidence the judicial notice that could relate the effect of the custom on the general public, all the above, तो इसका 271 का आंसर होगा all the above, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सेक्शन 13 में देख लो जाकर। द फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 14, ये सारी बातें देखता है, सेक्शन 14 आपका इंटेंशन भी देखता है, नॉलेज भी देखता है, गुड फेथ भी देखता है, तो इसका आंसर है आपका ऑल द अबव, तो 272 का आंसर है ऑल द अबव, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगी। A is accused of defaming B, एक accused है, किसका डिफेम करा उसने B को, ठीक है, by publishing or an imputation intending to harm the reputation of B, कि A ने इसकी B की हार्म करी है रेपुटेशन को। The fact that previous publication by A respecting B show ill will, अब यहाँ पर उसकी ill will आ रही है, on the part of towards B is relevant, क्या ये relevant है, because it proves the preparation, नहीं, it is necessary proving intention or harm, तो ये इसका आंसर 273 का आंसर होगा आपका सी, क्योंकि देखो यहाँ पर उसकी इंटेंशन इलविल की बात आ रही है, तो आपका सेक्शन क्या नाम था, हाँ 14 बताता है, ठीक है। देखो 14 और 15 में डिफरेंस क्या है, 14 और 15 में ये डिफरेंस है कि 14 बात बताता है कि इंटेंशन हो, गुड फेथ, मैलिफाइड इंटेंशन, कॉमन, ये सब की बात करता है, बट आपका ये 15 बात करता है कि कोई कांड एक्सीडेंटली था या इंटेंशनली था, उसकी बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन एज शोइंग, अब इसमें कौन सी बात है, नेग्लिजेंस की बात नहीं करी गई है, सेक्शन 14 में इलविल की बात भी करिए, मोटिव की बात करिए, गुड फेथ की बात करिए, नेग्लिजेंस की बात नहीं करी गई, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। तो 274 का आंसर क्या है आपका, डी, सॉरी, ये गलत हो गया मेरे से, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है आपका नेग्लिजेंस की बात करी गई है, इसमें मोटिव की बात नहीं करी गई, मोटिव की तो बात सेक्शन 8 में करी गई है,
14 में इसकी भी बात करी गई है, 14 में इसकी भी बात करी गई है, 14 में इसकी भी बात करी गई है। तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, तो मेरे से गलती हो गई, इसका आंसर आपका बी है। विच ऑफ द सेक्शन फॉलोइंग सेक्शन, फॉलोइंग इनमें से कौन से फॉलोइंग सेक्शन में एविडेंस दैट प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन इज रेलिवेंट, प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट मानी जाएगी आपका। तो 14 में प्रीवियस कन्विक्शन भी मानी जाती है रेलिवेंट, तो वो मानी जाती है आपका एक्सप्लेनेशन 2 में। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन आपकी किस में रेलिवेंट है, 14 बी में, और सॉरी 14 एक्सप्लेनेशन 2 में, तो आंसर है इसका बी। प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन, तो वही अब वाली बात आ गई, 14 एक्सप्लेनेशन 2 ढूंढो कहाँ है, बी है इसका आंसर भी। 276 का, 276 का आंसर बी है। हाँ, is accused of receiving stolen property knowing them to be stolen, the above illustration, अब वो जानता था, knowing वाली बात आ गई, तो कौन सी, अगर knowing की बात आ गई तो आपका होगा सी। तो इसका आंसर है आपका 277 का सी। जब ऐसे knowing वाली बात आ गई ना, क्योंकि knowing और इंटेंशन एक ही बात है, बस इनमें डिग्री का फर्क होता है। तो वो 8 मोटिव ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, 12 आपका अनलिक्विड डैमेजेस की बात कर रहा है, 13 बात करता है आपका, 13 क्या बात करता था, कस्टम्स के रिलेटेड बात करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज नॉट मेंशन, इनमें से कौन सी चीज 14 में मेंशन नहीं है, तो इसमें है आपका कंडक्ट की बात नहीं है। जिस पर मैं वही गलती करने वाला था, ये तीनों की तो बात करी गई है 14 में। ठीक है, आपका बस कंडक्ट की बात नहीं करी है, और कंडक्ट की बात किस में करी गई है, आपका कंडक्ट की बात करी गई है सेक्शन 8 में बात करी गई है। तो इसका आंसर वैसे क्या है, डी। सीबीआई में आया था ये। व्हेन द प्रीवियस कमीशन accused on offense is relevant, the previous conviction of such person are also a relevant fact, it is laid down in section evidence act, कौन से सेक्शन में बात करी गई है प्रीवियस कन्विक्शन की, 14 एक्सप्लेनेशन 2 में। ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन आपका माना जाएगा, तो वो बात आपका बी में बात करी गई, 279 के बी में, तो इसका आंसर है बी। if the Indian evidence act previous conviction of a person is relevant under which of the following, explanation 2, the previous conviction of a person is relevant, 42 b, which of the following section 14 फॉलोइंग फैक्ट बिकम रेलिवेंट, क्या बात चीज कर रहा है, स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है, स्टेट ऑफ बॉडी फीलिंग, स्टेट ऑफ बॉडी फीलिंग्स की, ये सब की बात करता है आपका डी की। तो इसका आंसर 282 का क्या है, डी। ए ट्राई फॉर मर्डर ऑफ बी, ए जो है वो ट्राई करता है मर्डर ऑफ बी का, बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, ए ने ट्राई करा बी को मारने का, ठीक है, और उसे शूट करा डेड करने की। The fact that A was in habit of shooting, A जो था वो हैबिचुअल था वो शूटिंग करने का, at people with intent to murder, क्या ये रेलिवेंट है, क्या इससे रिलेटेड प्रूफ दे सकता है, तो 283 का आंसर है आपका इररेलेवेंट। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये आपका जो 14 था उसमें ये 14 के इलिस्ट्रेशन में भी है, ये मुझे इलिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं आ रहा, उसमें भी था। अब इसमें क्या होता है, ए ने ट्राई करा बी को मारने का, अब फैक्ट एक ये सामने आया कि ए वॉज हैबिचुअल, ए वॉज हैबिचुअल था शूटिंग करने का, किस पे, लोगों के ऊपर, बी के ऊपर नहीं, स्पेसिफिक बी पे नहीं, मतलब देखो ए ने बी को मारा, ठीक है, ट्राई करा मारने का, अटेम्प्ट करा, एक फैक्ट सामने आया कि ए जो है वो लोगों पे भी गोलियां चलाता था, ठीक है, इन लोगों पे भी गोलियां चलाता था, क्या ये इस फैक्ट से कनेक्टेड है, आंसर इज नो, तो ये इररेलेवेंट है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, ये 14 में बताया गया। Which of the following of the state of mind has not been expressly mentioned in the section 14 इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें से कौन सी चीज आपका बात कर रहा है, तो मोटिव वाली बात कर रहा है, नॉट की बात करना है ना, इसमें हमें नॉट बीन की है, ठीक है, तो 14 ये भी 14 की बात कर रहा है, रैशनेस की बात कर रहा है, इलविल की बात कर रहा है, मोटिव की बात आपका सेक्शन 8 में करी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका सी। A strive for murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A on the occasion of shoot at B is relevant show, अब ये वाली बात आपका किस में लिखी गई है, 25, इसका आंसर है बी, इंटेंशनली वो शूट। अब देखो इसमें क्या हुआ, ए इज ट्राई फॉर मर्डर, ए ने ट्राई करा किसको मारने का, बी को मारने का, बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, और उसे इंटेंशन है। द फैक्ट दैट ऑन द ओकेजन ऑन द अदर ओकेजन, अब देखो उसमें और इसमें क्या फर्क था, देखो इसमें आपका ए ने बी को मारा था, ठीक है, अब यहाँ पर ए ने बी को मारा, पर फैक्ट सामने आया कि भैया ये तो हैबिचुअल था दूसरे पे गोली चलाने के लिए भी, क्या ये चीज रेलिवेंट है, नहीं ये चीज रेलिवेंट नहीं थी। बट अब जो अभी हमने जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या था, ए ने बी को मारने की कोशिश करी, ठीक है, अब एक फैक्ट ये सामने आया कि जो ए था वो पहले भी इसने किसी 1 तारीख को, मान लो इसने 1 जनवरी को मारा था इसे, आज तो गोली 1 जनवरी मारी, ठीक है, वो बाद में इसने 31 दिसंबर को भी गोली मारी थी, अब फैक्ट सामने आया कि 31 जनवरी को भी कोशिश करी थी, तो ये चीज तो रेलिवेंट है, आपका ये वाली बात रेलिवेंट नहीं होगी, ये दूसरों पे गोलियां चलाता था मैटर नहीं करता, इस पे गोली चलाई है तो बताओ अभी। ठीक है, तो क्या आपका ये इंटेंशन टू शूट बी रेलिवेंट है,
285 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। ठीक है, ए इज ट्राई फॉर मर्डर बी, intentionally shooting him dead. The fact that A was habit of shooting at people with intent to murder them is C. अब मतलब ये फैक्ट सामने आता है कि वो इंटेंशनली करता था यार, इरेलीवेंट है। इसका 286 का आंसर क्या है? इरेलीवेंट, बी। What does the term existence of the state of mind denotes under section 14? section 14 आपका किससे बात? इंटेंशन, नेग्लिजेंस, गुड फेथ सबकी बात कर रहा है, तो इसका आंसर डी है। Which of the following is not relevant? हमें नॉट रेलिवेंट ढूंढना है। अंडर एविडेंस एक्ट, वेयर द अक्यूज्ड हैज चार्ज फॉर द मर्डर ऑफ एक्स, द फैक्ट द हैबिट ऑफ शूटिंग ऑफ बी, इस यही होगा, ए ही होगा इसका आंसर, देख लेना। हाँ, ए ही है। ठीक है, बाकी सब चीजें तो है, क्योंकि वो बार आगे ना दूसरों पे गोली चलाता था, उससे क्या मतलब। द ब्राइड्स इन द बाथ, द ब्राइड्स इन द बाथ केस इज बेस्ड ऑन द सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट। ये ब्राइड्स इन द बाथ वाला जो केस था इज बेस्ड ऑन विच सेक्शन, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये है इसका आंसर, मैं एक मिनट किताब में देखना पड़ेगा। बी, सेक्शन 15 से रिलेटेड बात है। ठीक है, द ब्राइड्स इन द बात करता है 15, वो 15 वही बात करता है आपका कि ऑफेंस हुआ, मतलब कि कोई कांड हुआ है वो इंटेंशनली हुआ है या एक्सीडेंटली हुआ है, उससे रिलेटेड फैक्ट। तो अच्छा, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। तो 15 बात इसकी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। चेक कर लूंगा दोबारा। हाँ, the question is whether a particular letter reached A. The fact that it was posted in due the course of and was not returned through the dead letter office. Dead letter office. तो यहाँ पर क्या है? Are relevant? Yes, ये relevant है। ठीक है, तो ये चीज relevant है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब इसमें क्या हुआ कि whether a particular letter reached at A, मतलब एक पर्टिकुलर लेटर है, क्या वो उसके पास पहुंचा? Fact that it was posted in due the course of and was not returned through the dead letter of office, यानी कि डेड लेटर पे नहीं हुआ। एडमिशन क्या है? एडमिशन होता है मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी ओरल, ओरल राइटिंग, और क्या होता है आपका? तो ये आपका ओरली भी हो सकता है, इधर ओरल एंड राइटिंग। तो इसका 291 का आंसर क्या है आपका? दोनों होंगे। ठीक है, तो 291 का आंसर है आपका सी। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी चीज आपका सही दे रखी है एडमिशन से रिलेटेड? तो अब एक है एडमिशन कुड बी ओरली ओनली, एडमिशन सिर्फ क्या ओरली हो सकता है, या आपका एडमिशन कुड बी ओरल और डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्री। तो भैया सिंपल सी बात है, एडमिशन आपका दोनों चीजों से हो सकता है, ओरली भी और डॉक्यूमेंट्री भी। ठीक है, 17 में बताया गया, 16 में 17 में एडमिशन, एडमिशन है आपका 17 में। हैंडराइटिंग ऑफ ए ऑन डॉक्यूमेंट बी बी प्रूव्ड बाय। अब ये हैंडराइटिंग की बात आती है। ठीक है, कि हैंडराइटिंग इसकी थी या नहीं थी, तो अब कैसे प्रूफ होगा ये आपका? द डिजिटल सिग्नेचर से, अ पर्सन जो एक्नॉलेज कर रहा है, जो उसको जानता है, ठीक है, वो चीज बताएगा। तो 293 का आंसर है आपका सी। अ पर्सन हु इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैव हैबिचुअली रिसीव डॉक्यूमेंट्स, जो आपका हैबिचुअली रिसीव करता है डॉक्यूमेंट्स, तो वो बंदा। अब इसमें बताना है ओकेजन की बात करी गई है, सीईओ की, तो वो साथ में करी गई है, तो ये है आपका 3, बी का 3 है। सेम ट्रांजेक्शन 6, तो 2 है इसका। मोटिव के बाद 8 करता है, तो आपका 4 है। ठीक है, और एडमिशन की बात आपका 17 करा, तो 1 है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, हाँ, सी है इसका आंसर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना।